हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। दैनिक जागरण का ये संपादकीय स्थानीय निकायों पर निगाह से संबंधित बातें की जाएंगी यहाँ पे। तो एक एक से पढ़ते हैं टॉपिक को। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य था कि आवारा कुत्तों की समस्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित अंतरिम फैसले के बाद केंद्र सरकार भी अपने स्तर पर सक्रियता दिखाती। उसने सभी राज्यों को 70% आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनके टीकाकरण का जो निर्देश दिया है वह समय की मांग है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश देते हुए राज्यों को वित्तीय मदद देने का भी आश्वासन दिया है और हर माह आवारा कुत्तों को बंध्याकरण एवं टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट लेने की भी पहल की है। स्पष्ट है कि अब राज्य सरकारों को इस मामले में गंभीरता का परिचय देना होगा। इसका सीधा अर्थ है कि स्थानीय निकायों को अपने हिस्से की जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान करने के मामले में जो स्थानीय निकाय एक बड़ी हद तक अक्षम और असफल ही साबित हुए हैं। इसी कारण इस समस्या ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया है। अपने देश में आवारा कुत्तों के काटने और लोगों की रेबीज से ग्रस्त होने के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष रेबीज से संक्रमित कुत्तों के काटने के कारण मरने वालों की संख्या 18 से 20 हजार के बीच है। स्पष्ट है कि यह संख्या सही नहीं है, क्योंकि न जाने कितने मामले दर्ज नहीं होते हैं। क्या यह सामान्य बात है कि प्रतिवर्ष 18 से 20 हजार लोग रेबीज से ग्रस्त होकर मर जाएं? ध्यान रहे कि इनमें एक बड़ी संख्या बच्चों और किशोरों की होती है। समझना कठिन है कि आवारा कुत्तों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के संशोधित आदेश पर कुछ कथित पशु प्रेमी लोग और संगठन असंतोष क्यों व्यक्त कर रहे हैं। असंतोष तो उन्हें व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि जो इससे चिंतित हैं कि क्या देश भर की नगर निकाय आवारा कुत्तों के बंध्याकरण और टीकाकरण कर पाएंगे। इससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि क्या वे आक्रामक और रेबीज ग्रस्त कुत्तों को आश्रय गृह में रख पाएंगे। यह एक तथ्य है कि देश के महानगरों तक में पर्याप्त संख्या में कुत्तों के लिए आश्रय गृह नहीं है। यह ठीक है कि अधिकांश स्थानीय निकाय वित्तीय कठिनाइयों से दो चार हैं और संख्या बल के अभाव से भी ग्रस्त हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी संख्या उनकी ओर से अपने हिस्से की किसी जिम्मेदारी के निर्वहन में ढिलाई बरतना है। इसी कारण हमारे छोटे बड़े शहर अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इनमें से एक समस्या आवारा कुत्तों के आतंक की भी है। यदि राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों को जवाबदेह नहीं बनाया तो भारत 2030 तक कुत्तों से होने वाले रेबीज के खात्मे के अपने लक्ष्य को पाने में नाकाम ही रहेगा। अगला संपादकीय है श्रम बल में बड़े महिलाओं की साझेदारी हिस्सेदारी। अनुरोध ललित जैन लिखते हैं, लेखक कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर अग्रसर है, लेकिन इस प्रगति पर अब एक खतरा मंडरा रहा है। वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर प्रस्तावित 50% का भारी भरकम टैरिफ। यह टैरिफ भारत से अमेरिका को होने वाले 40 अरब डॉलर के व्यापार को निशाना बनाता है। इससे देश के जीडीपी में लगभग 1% की कमी आ सकती है और यह टैरिफ कपड़ा और रतन जैसे उन श्रम प्रधान क्षेत्रों में लाखों भारतीय महिलाओं के रोजगार को अस्थिर कर सकता है, जहां उनकी भागीदारी सबसे ज़्यादा है। लगभग लगभग 5.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले कपड़ा और रतन जैसे क्षेत्र 50% तक के निर्यात में गिरावट का सामना कर सकते हैं। इसके विपरीत चीन अपनी विनिर्माण क्षमता और अफ्रीका, यूरोप जैसे देशों में निर्यात विविधीकरण के कारण अमेरिकी टैरिफ की चुनौती का सामना करने में सक्षम दिख रहा है, जबकि भारत इस मामले में असुरक्षित है। इसकी दो मुख्य वजह हैं। एक तो भारत का 18% निर्यात अमेरिका पर निर्भर है। दूसरा, वियतनाम जैसी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय उत्पाद 30 से 35% तक महंगे हैं, जो एक बड़ी चुनौती है।
ऐसे संकट के समय में महात्मा गांधी के शब्द प्रासंगिक लगते हैं। किसी राष्ट्र की ताकत उसकी महिलाओं में निहित होती है। ऐसे में आधी आबादी को आर्थिक रूप से सशक्त बनाकर हम भी इस चुनौती से पार पा सकते हैं। भारत में श्रम बल की भारत में महिला श्रम बल की बेहद कम भागीदारी है। 33% से 41.7% के बीच बनी हुई है, जो कि वैश्विक औसत और चीन की दर लगभग 60% है। चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश इस बात का प्रमाण है कि जब महिलाएं अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाती हैं तो समावेशी विकास संभव हो पाता है। जापान ने वुमेनामिक्स रणनीति अपनाकर महिला भागीदारी को 74% तक पहुंचाया है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी महिलाओं की भागीदारी से मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान है कि इस लैंगिक अंतर को समाप्त करने से भारत 2025 तक अपनी जीडीपी में 27% यानी 770 अरब डॉलर की वृद्धि कर सकता है और 47 तक यह आंकड़ा 14 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। पर इसके रास्ते में सांस्कृतिक रूढ़िवादिता, नीतिगत निष्क्रियता, रोजगार के लिए प्रणालीगत बाधाएं आड़े आ सकती हैं। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी और अब टैरिफ का खतरा देश की आर्थिक क्षमता को और कमजोर कर सकता है। भारत इस समय अपने जनसांख्यिकी लाभांश के शिखर पर है। यह एक ऐसा दौर है जब काम करने वाली आबादी आश्रितों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अवसर सीमित समय के लिए और 45 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि चीन, जापान, अमेरिका जैसे देश इसी अवसर का लाभ उठाकर विकसित हुए। भारत को इस क्षणिक अवसर को स्थायी समृद्धि में बदलने के लिए तुरंत कदम उठाने होंगे। इसका एकमात्र रास्ता महिलाओं को पूरी तरह से कार्यबल में शामिल करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में थोड़ी वृद्धि हुई है, लेकिन यह ज़्यादातर अवैतनिक और पारिवारिक कार्यों तक सीमित है, जिसकी उत्पादन कम है। शहरी भारत में महिला श्रम बल भागीदारी स्थिर बनी हुई है। इसके अलावा असुरक्षित सार्वजनिक परिवहन, स्वच्छता की कमी, अवैतनिक देखभाल कार्य का भारी बोझ महिलाओं को और शिक्षा रोजगार दोनों से दूर करता है। आर्थिकी में महिलाओं की कम भागीदारी विकास पर नकारात्मक असर डालती है। इसे बदलना होगा। कर्नाटक की शक्ति योजना, जो महिलाओं की मुफ्त सार्वजनिक बस यात्रा प्रदान करती है, यह एक बेहतरीन उदाहरण है। 23 में इसके लॉन्च के बाद से महिला यात्रियों की संख्या 40% से अधिक की वृद्धि हुई। इस योजना ने महिलाओं की काम, शिक्षा, उद्यम के लिए गतिशीलता को बढ़ाया, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। इससे महिलाओं की नौकरी तक बेहतर पहुंच बनी, पुरुष परिवार के सदस्यों पर निर्भरता कम हुई, उनकी स्वायत्तता बढ़ी। इस तरह राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ने 4 करोड़ से अधिक मानव दिवस का काम सृजित किया है, जिसमें लगभग 65 करोड़ नौकरियां महिलाओं को मिली हैं। इसके तहत स्वच्छता, पौधारोपण और देखभाल जैसे कार्यों ने उन महिलाओं को भी कार्यबल में प्रवेश करने में सक्षम बनाया, जो पहले घरेलू जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे। अर्बन कंपनी जैसे अग्रणी गिग प्लेटफॉर्म ने 45,000 से अधिक महिला सेवा प्रदाताओं को जोड़ा है, जो प्रति माह 18 से 25,000 रुपये कमाती हैं। इनको दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ, कौशल विकास जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं। यह दर्शाता है कि गिग कार्य मॉडल विशेष रूप से अर्धकुशल शहरी महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का माध्यम बन सकता है। ट्रंप का टैरिफ एक चेतावनी है, लेकिन यह एक अवसर भी है, एक ऐसा अवसर जो हमें अपनी महिलाओं की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा है। भारत का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है करेगा कि वह आधी आबादी की क्षमता को कितनी गंभीरता से लेता है। बिजनेस स्टैंडर्ड का यह लेख है, ट्रंप और यूरोप के रिश्ते भारत के लिए सबक। शेखर गुप्ता लिखते हैं कि थोड़ी देर के लिए उस तस्वीर पर गौर कीजिए जिसे आने वाली कई पीढ़ियां तक याद रखा जाएगा। यूरोप के बड़े देशों के नेता और व्लादिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप के सामने आज्ञाकारी स्कूली बच्चों की तरह दिख खड़े हैं, जबकि ट्रंप किसी शाही प्राधान्य की तरह नजर आ रहे हैं।
इसे देखकर आपके मन में पहली भावना कौन सी आती है? सहानुभूति, मनोरंजन, दया, परपीड़ा, सुख या एक नई विश्व व्यवस्था के आह्वान की? पूरी संभावना है कि आपके भीतर सहानुभूति के अलावा उपरोक्त भावों का मिला-जुला स्वरूप नजर आएगा। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि हम आज ट्रंप के द्वारा सबसे अधिक सताए हुए हैं। आगे बढ़ते हुए हम यही सलाह देंगे कि हम आवेश में दी गई प्रतिक्रिया को संशोधित कर लें। हम देख सकते हैं कि कम से कम एक नेता का दिमाग भावनात्मक घालमेल से परे है। व्लादिमीर पुतिन इसे विशुद्ध रूप से हिराकत हकारत से देखते हैं। दुनिया के सबसे अमीर और सबसे ताकतवर देश, तीसरी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्थिक ब्लॉक यूरोपीय संघ और दो परमाणु हथियार संपन्न देश सभी घुटनों पर नजर आए हैं। वे सभी पश्चिमी गठजोड़ में सबसे अधिक मायने रखने वाले इकलौते नेताओं के सामने झुके नजर आए जिसे पुतिन कमजोर करने का प्रयास करते रहे हैं। ओवन मैथ्यूज ने अपने एक लेख में इस बात पर जोर दिया कि इसका शीर्षक है पुतिन का जाल कैसे पश्चिमी गठजोड़ को बांटने की योजना बना रहा है। पुतिन इसे इस बात को स्वीकारोक्ति के रूप में भी देखते हैं। उन्होंने जंग जीत ली, यह पूरी तरह उन पर है। वे इस जीत में के रूप में परिभाषित करें। यूरोपीय देशों की विपरीत जिन्हें ये देखना होगा कि इसे किस तरह से बुरी हार के रूप में न देखने दिया जाए। पुतिन को पता है कि जो छीन चुके हैं उस का काबिज रह सकते हैं। इसमें 2022 के हमले के बाद की जगह ही नहीं है, बल्कि क्राइमिया, डोनबास भी शामिल है। यह यूक्रेन के कुल भूभाग का करीब 20% है। इसके अलावा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन या नाटो, जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, नाटो का पूर्व की ओर विस्तार अब इस इतिहास हो चुका है। हम जानते हैं कि ट्रंप अपना दिमाग बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं, उतना ही जल्दी जितना हम फिल्मों में तानाशाहों को बदलते देखते हैं। लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि वह अचानक यूक्रेन और यूरोप की महत्वाकांक्षी मांगों का समर्थन करने लगे। इन मांगों में पुतिन की हार भी शामिल है। रूस को काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन वह अभी भी हमलावर है। भले ही उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है, मगर इस मोड़ पर शांति स्थापित होती है तो पुतिन जीत की घोषणा कर सकते हैं। वह क्राइमिया और मारियुपोल में विजय भाषण भी दे सकते हैं। शांति स्थापना के साथ प्रतिबंध समाप्त हो जाएंगे, तब वह अभी अपनी अर्थव्यवस्था को नए सिरे से तैयार करना शुरू कर सकते हैं। अगर पुतिन यूक्रेन की संप्रभुता को कम करने और अपनी पसंद की सरकार बनाने के लक्ष्य नहीं पा सके तो इसकी वजह है यूक्रेन की असाधारण बहादुरी और समझदारी। पश्चिमी गठजोड़ और अमेरिका ने भले ही संसाधनों के जरिए मदद की हो, लेकिन यूक्रेन ने इतने लंबे समय तक लड़ाई लड़कर और बहुत भारी कीमत वसूल करके अपनी संप्रभुता को बचाए रखा है। यूक्रेन ने दुनिया को ड्रोन से युद्ध कौशल दिखाया, दूर दराज के इलाकों से छिपकर और बड़े पैमाने पर जंग करके दिखाया। महज 3.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद उसने न केवल अत्यंत साहसपूर्वक शहादतें दी, बल्कि रूस को भी जानमाल की भारी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसकी आर्थिक और सैन्य शक्ति को भी भारी क्षति पहुंचाई। दो बातों के चलते बेहतर नतीजे नहीं पा सके हैं। पहला, यूरोपीय साझेदारों द्वारा सैन्य और आर्थिक कष्ट साझा करने में नाकामी और ट्रंप की वापसी। इस बारे में आने वाले दिनों में बहुत कुछ कहा और लिखा जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको समझाता हूं कि यूरोप ने कैसे खुद को शिक्षा से ट्रंप के नए साम्राज्यवाद का पहला शिकार बनने तक सीमित कर लिया। वह कैसी प्रतिक्रिया है, भारत के लिए क्या सबक है। यूरोप ने अपनी शिक्षा अमेरिका के हवाले करके भारी भूल की। इसकी शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद स्वतः है आरोपित शांति के रूप में हुई। इसके बाद सोवियत युग के बाद शीत युद्ध समाप्त होने पर शिथिलता बरती गई, नाटो का विस्तार हुआ, लेकिन यह भावना हमेशा रही कि
कोई वास्तविक खतरा नहीं है और अमेरिका यूरोप की रक्षा करेगा। अब ये हालात है कि उन्हें सैन्य उपकरणों तक के लिए कीमत जुटानी पड़ रही है। रूस को लेकर डर ने यूरोप को ट्रंप के साथ एक तरफा संधि करने का हस्ताक्षर करने पर विवश किया। ट्रंप कहते हैं कि उनके पास ताकत है, वह यूरोप के द्वारा अमेरिका में निवेश के 600 अरब डॉलर के हर डॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुरक्षा निधि और साम्राज्यवाद है। अगर वे रक्षा पर और अधिक व्यय करते हैं तो भी उन्हें नए सैन्य विस्तार के लिए जवानों की कमी पड़ेगी। यूरोप में सैन्य संस्कृति बहुत पहले समाप्त हो चुकी, कुछ हद तक फ्रांस और ब्रिटेन में ही शेष है। तुर्कियों को छोड़कर के अन्य देश अमेरिका की दया पर हैं। इसके अलावा सस्ते चीनी सामानों, रूसी गैस, आउटसोर्स की गई विनिर्माण व्यवस्था पर आर्थिक निर्भरता भी आलस की अन्य निशानियां हैं। जिन टनल बोरिंग मशीनों को चीन ने हाल तक भारत देने से इनकार किया था, वे वास्तव में जर्मन तकनीकी है। बस इतना हुआ कि अधिक लाभ कमाने के लिए उनका विनिर्माण चीन में स्थानांतरित कर दिया गया और फ्रांस एक बार फिर अपवाद है। अब यूरोप हिला हुआ है। एक अहम बात है कि हम भारतीयों को भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वह यह है कि वे भावना से नहीं, हकीकत को ध्यान में रख कर चल रहे हैं। यूक्रेन और व्यापक रूस यूरोप की सुरक्षा पर वे कम से कम बुरे विकल्प चुन लेंगे। राष्ट्रहित अक्सर ऐसी प्रतिक्रियाओं की मांग करता है जो संशय से भरी भले हो लेकिन भावनात्मक न हो। ओवल ऑफिस की तस्वीर हमें यह बताती है कि भारत यूरोपीय लोगों ने ट्रंप से उनकी शर्तों पर बात करना कर लिया क्योंकि वे वास्तविक व्यापक पश्चिमी गठजोड़ को एकजुट रखना चाहते हैं। अमेरिका तो ट्रंप के जाने के बाद भी रहेगा और अभी भी ट्रंप को जो रियायतें दे रहे हैं उनके कार्यकाल के लिए ही है। कल फिर आएगा और हालत सामान्य हो जाएंगी। ऐसे में भारत के लिए सबक है कि अपनी सेना को मजबूत बनाएं और जंग के लिए तैयार रखें। नारेबाजी नहीं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, आने वाले दशकों में क्या करेंगे ऐसा कुछ नहीं है। हमें अभी से शुरुआत करनी होगी। पहले पाकिस्तान से निपटने पर ध्यान देना होगा। दूसरा है रूस के साथ रिश्ते मजबूत करें लेकिन किसी खेमे से बचें, खेमे में जाने से बचें। लोकतांत्रिक भारत की तकदीर पश्चिमी विरोधी नहीं है। लोकतांत्रिक भारत की तस्वीर क्या है? पश्चिमी विरोधी नहीं है। चीन के साथ सकारात्मक रिश्तों को स्थिर बनाए रखें, साझा हित में काम करें। याद रहें, चीन को हमसे लड़ने की जरूरत नहीं है, वह पाकिस्तान के जरिए भी हमसे लड़ सकता है। अपना ध्यान वहाँ केंद्रित करें, अपने आसपास के इलाकों को शांत करें। भारत को हर मोर्चे पर शत्रुतापूर्ण माहौल की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान एक अलग मुद्दा है लेकिन हर पड़ोसी रिश्ते को घरेलू राजनीति में खींचने से बचा जा सकता है। इससे विकल्प कम होते हैं। अपने अवसर की पहचान करें। अमेरिका के भारत अमेरिका के साथ रिश्तों की साझेदारी बरतें। भरोसा दोबारा कायम करने में समय लगेगा। याद रखें, शीत युद्ध के बाद का समय दोबारा नहीं आने वाला है और अमेरिका विरोधी या पश्चिमी विरोधी धड़ा नहीं बनेगा। एक बार यूक्रेन में शांति कायम होने के बाद पुतिन और ट्रंप दोबारा दोस्त बन जाएंगे। अमेरिका और चीन तो पहले से ही सौदेबाजी में लग गए हैं। हमें यूरोप से सीखने की ज़रूरत है। यह समझने की ज़रूरत है कि ट्रंप का दौर जाएगा। बस अपने राष्ट्रीय हित को कम से कम नुकसान होने देने का जतन करें। ट्रंप का समय समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये वे सबक हैं जिन पर भारत को नज़र डालनी चाहिए। जनसत्ता का एडिटोरियल है सहयोग की कड़ियाँ। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित दुनिया के 20 से अधिक देशों के नेता और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमेरिका की ओर से भारत, चीन और ब्राजील समेत कई देशों पर शुल्क लगाने की घोषणा के बाद
इस सम्मेलन को कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे अमेरिकी नीति के वर्ष लामबंदी के रूप में भी देखा जा रहा है। रूस तो पहले से ही भारत के साथ है, लेकिन अब शुल्क मुद्दे पर चीन भी सहयोग की मुद्रा में है। संभव है कि भारतीय प्रधानमंत्री की सम्मेलन से इतर चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों से मुलाकात होगी। इस दौरान द्विपक्षीय मसलों के अलावा शुल्क के मुद्दे पर भी एकजुट होने को लेकर चर्चा हो सकती है। जाहिर है कि अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका के उन प्रयासों को झटका लगेगा जिनके तहत वह दूसरे देशों पर अपनी मनमानी व्यापार नीतियां थोपकर निजी हित साधने का मंसूबा पाले हुए है। संघाई सहयोग संगठन एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जिसका मकसद सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक सहयोग सुरक्षा, आर्थिक व सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इस संगठन के सम्मेलन समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन दुनिया में बदल रही भू राजनीतिक परिस्थिति के बीच इस बार के सम्मेलन को बहुत अहम माना जा रहा है। इस दौरान तीन बड़ी शक्तियां रूस, चीन और भारत के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर होंगे। दुनिया की राजनीति में यह बदलाव अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क नीति और ब्रिक्स को लेकर उनकी रुख के बाद सामने आया। बताया जा रहा है कि इस सम्मेलन में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और संगठन के विकास की नई रणनीतियों का खाका तैयार किया जाएगा। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारत, चीन और रूस के राष्ट्र प्रमुखों का एक साथ आना इस बात का संकेत है कि ये तीनों अमेरिका से अलग अलग स्तर पर असहमत हैं, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने का पक्ष में है। हालांकि यह बात छिपी नहीं है कि भारत और चीन के बीच पारंपरिक रूप से संबंध ज़्यादा प्रांगण नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिकी शुल्क के ऐलान के बाद से दोनों देशों के बीच नज़दीकियां नजर आने लगी हैं। शुल्क के मुद्दे पर चीन की ओर से भारत का खुलकर समर्थन किया जा रहा है। इसी क्रम में चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए थे और इस दौरान कई मसलों पर सार्थक बातचीत भी हुई। यानी अब भारत चीन रिश्ते तनाव से संवाद की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 2020 के गलवान के बाद विवाद के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी चीन यात्रा पर जा रहे हैं। यह यात्रा सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि भारत चीन संबंधों की एक नई शुरुआत की उम्मीद है। उधर रूस भी इस बात का तस्दीक कर चुका है कि भारत पर शुल्क को लेकर अमेरिकी दबाव पूरी तरह अनुचित है। ऐसे में कहा जा रहा है कि एससीओ सम्मेलन में तीनों देशों के बीच ऊर्जा, सुरक्षा और तकनीकी पर नए समझौते होने की भी संभावना है। यह व्यापार के लिए नए बाजार सुनिश्चित करने की कवायद हो सकती है, जो निश्चित रूप से अमेरिकी शुल्क के प्रभाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अगला राष्ट्रीय सहारा सहारा का एडिटोरियल है, दृढ़ता है जरूरी। संपादकीय विदेश मंत्री जयशंकर ने रूस के साथ भारत की ऊर्जा संबंधों का बचाव करते हुए कहा कि भारत स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जारी रखेगा। कि अमेरिका के साथ व्यापार बातचीत की अड़चनों को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आपको भारत से तेल या रिफाइंड उत्पादन खरीदने में दिक्कत है तो न खरीदें। भारत से तेल या रिफाइंड उत्पादन खरीदने में दिक्कत है तो न खरीदें। यूक्रेन संघर्ष पर दिल्ली का स्पष्ट रुख करते हुए उन्होंने कहा कि हम रूस यूक्रेन मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान चाहते हैं। जयशंकर ने अमेरिकी विदेश नीति की आलोचना करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप को याद दिलाया कि ओबामा काल में वाशिंगटन ने चीन के साथ G2 ढांचे का विचार पेश किया था। वह पहले भी स्पष्ट कह चुके हैं कि अमेरिका ही कर रहा है कि हम विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर रखने हर संभव प्रयास करने चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। चूंकि हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं, इसलिए आपके जो अमेरिका के तर्क में उलझन में है। भारत रूस व्यापार पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़ा है। 21 में $13 बिलियन था, जबकि 24-25 में $68 मिलियन पहुंच चुका है, जिसका बड़ा हिस्सा हाइड्रोकार्बन भी है। यह ट्रंप की आंख की किरकिरी बन रहा है।
हालांकि भारत ने कूटनीतिक आर्थिक बदलाव लाते हुए अपने सख्त तेवर दिखाए। अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन की आलोचना करते हुए दोनों ने दोनों के रूस के साथ व्यापार जारी रखने की प्रतिक्रिया दी। भारत ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का भी अभी भी ठहराया है। विदेश मंत्री के तेवरों ने स्पष्ट किया कि सरकार अमेरिका की धमकियों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नहीं बल्कि घरेलू स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा का धब्बा लगता प्रतीत हो सकता है। रूसी यातायात आयात पर लगाम लगाने की बजाय भारत इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब के साथ भी आयात का विचार कर रहा है। ऐसा ही नहीं है कि भारत अमेरिका की गुड़की देने मात्र के लिए अपने निर्यात बढ़ा है, बल्कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के प्रति दृढ़ संकल्प भी है। रूस से तेल खरीद के चलते देश को 2025 में 3.8 अरब डॉलर की अतिरिक्त बचत हो चुकी है। ट्रंप के इस टैरिफ टेरर से अमेरिकी अर्थशास्त्रियों से लेकर राजनेता और विशेषज्ञ भी खासे नाराज हैं। वे मान रहे हैं कि अमेरिका के लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हो सकता है। भारत सरकार ने विचार पूर्ण तरीके से अपना रुख सख्त रखा है। वो अब किसी दबाव के आगे नतमस्तक होते नजर नहीं आना चाहते हैं। कुत्तों पर मानवीय फैसला। संपादकीय। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को फैसले को संशोधन करते हुए सिर्फ पशु प्रेमियों को ही नहीं बल्कि पूरे देश को राहत देने का काम किया है। अब कुत्ते बेरहमी से पकड़कर आश्रय स्थलों में नहीं ठूसे जाएंगे, बल्कि पूर्व के फैसले में आदेश दिया गया था कि कोर्ट ने आवारा कुत्तों की नसबंदी के बाद उनके पुराने इलाकों में छोड़ने का निर्देश दिया। फिलहाल यह निर्देश दिल्ली एनसीआर के इलाकों में लागू होगा, लेकिन कुत्तों को लेकर देश भर में जो प्रतिक्रिया देखने में आई है, उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को सरकारों को इस बारे में जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च अदालत के आदेश से आवारा कुत्तों को लेकर सभी हाईकोर्ट में जवाब सभी हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजरिया की बेंच ने कुत्तों को आश्रय स्थल में ही रखने और किसी सूरत वहां से बाहर न आने देने की 2 सदस्यीय बेंच के आदेश को बेहद कठोर बताया और याद दिलाया कि पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत कुत्तों को उनके इलाकों में छोड़ना जरूरी है। अदालत ने कटकने कटकने जो काटने वाले कुत्ते होते हैं ना, उन पर सख्त रुख कायम करते हुए उन्हें आश्रय स्थलों में ही रखने का निर्देश दिया ताकि बच्चे और बुजुर्ग बेखौफ सड़क और पार्कों में टहल सकें। रेबीज से ग्रस्त कुत्तों को भी आश्रय स्थल से कतई नहीं छोड़ा जाए। अपने फैसले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि एमसीडी अधिकारी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम के सभी इलाकों से आवारा कुत्तों को उठाने और उनके लिए तुरंत आश्रय स्थल बनाने के लिए 11 अगस्त के निर्देश का पालन करना जारी रहेगा। उन्हें सड़कों से उठाकर आश्रय स्थल में स्थायी रूप से स्थानांतरित करने की 2 न्यायाधीशों की बेंच के 11 अगस्त के निर्देश को फिलहाल स्थगित रखा है। 3 सदस्यीय बेंच ने कहा कि पकड़े गए आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, उनका टीकाकरण किया जाएगा, उन्हें उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा जहां से उन्हें उठाया था। आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद खाना खिलाने की अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होगी। उन्हें आश्रय स्थलों में मिलना असंभव होती है चीज़ें। कुत्ते मानव के दुश्मन नहीं मित्र होते हैं। उनके होने से डिप्रेशन नहीं होता। पहचान जाए तो उनका लाड़ प्यार देखते ही बनता है। नेताओं पर कम क्यों हो रहा भरोसा? डॉक्टर घनश्याम बादल लिखते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस तरह जन सुनवाई के दौरान राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के नाम के व्यक्ति ने हमला किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, पेशी बल का प्रयोग किया, वह चिंता का सबब है और वह खतरनाक संकेत है कि हमारा लोकतंत्र सही दिशा में नहीं जा रहा। बेशक ऐसी घटनाएं घोर निंदनीय हैं, लेकिन कई प्रश्न भी खड़े करती हैं। वैसे अ, ऐसी पहली बार नहीं हुआ कि इस तरह की घटना घटी हो। राजनीति की खासियत रही है कि सत्ता पर कब्जे की लड़ाई में हर दल व नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ता। सत्ता की लालसा के चलते दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में अक्सर राजनीतिक प्रदूषण का विभत्स रूप सामने आता जाता रहता है। खूबियां और विपक्षी कमियों गिनाना भी गलत नहीं है, लेकिन
इन सब के बीच जो गरिमा का पतन हो रहा है, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वह कहाँ तक जायज़ है। एक समय था जब शालीन तरीके से आलोचना करके गद्दी हासिल की जाती थी। अब तो बदमिजाजी, बदजुबानी, घटियापन की सारी हदें पार कर दी गई हैं। टुट भइये ही नहीं, बड़े-बड़े से नेताओं की जुबान पर भी गरिमाहीन शब्द चढ़ गए हैं। हर एक का मंतव्य एक ही है, जैसे कि जैसे भी हो, बस चुनावी जंग जीत लो। अब जीते अब जीते कोई भी पर भविष्य में लोकतंत्र के बेहद खतरनाक दौर का संकेत है। इससे पूर्व लोकसभा चुनावों में भी ऐसी वानगी देखने को मिली थी। वैसे यह गंदगी बात की अभी की बात नहीं है। यह तो काफी पहले जन्म ले चुकी थी। कुछ अति वाचाल नेता असंसदीय व अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। ये ऐसे शब्द बाण चलाते रहे जो कदाचित सभ्य समाज को अस्वीकार होंगे। ठीक है, आक्रामक होना आपका अधिकार हो सकता है, पर सार्वजनिक जीवन में मर्यादा तार-तार करने का किसी का हक नहीं है। अब हमारे नेताओं को सिखाने की जरूरत हो गई है। नेताओं की भाषा या उस पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के औचित्य पर टिप्पणी की बजाय आए आइए देखें कि कैसे भारतीय राजनीति में मर्यादा का स्थान जूता, स्याही, काले अंडे, टमाटर, थप्पड़ों, गालियों और असुसरता शब्दों ने ले लिया है। बीफ पार्टी देने पर विधायक राशिद की पिटाई हुई, उनके मुंह पर कालिक पोती गई। पाकिस्तानी किताबों का विमोचन करवाने के दोषी सुधीर कुलकर्णी का मुंह काला किया गया। शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, यहाँ तक कि बहुत ही विनम्र डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भी जूता उछाला। चिदम्बरम पर चप्पल फेंकी गई, प्रशांत भूषण पिटे, अन्ना पर भी वार हुआ, दिग्विजय सिंह को गालियां मिली, केजरीवाल को चप्पल, थप्पड़ और स्याही मिली, गोपाल यादव का मुंह काला किया गया। तो ऐसे ही कितने उदाहरण देखे जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। आखिर हम क्या कर रहे हैं, किस युग में जी रहे हैं, किस अंध युग की तरफ जा रहे हैं। किसी भी तर्क का सहारा लेकर जूतों, थप्पड़ों, गालियों को लोकतंत्र में सही नहीं ठहराया जा सकता। पर सोचने वाली बात यह भी है कि ऐसी स्थिति आती क्यों है, गहरी छानबीन की जरूरत है। यदि समस्या की जड़ में जाने से बचकर विपक्षी की जलालत पर हम हंसते हैं रहे, तो फिर लोकतंत्र की तस्वीर भयावही होने जा रही है। लोकतंत्र में अपने अपने तरीके से रहने, बोलने, सोचने, खाने पीने की छूट तो है, पर किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करने का हक लोकतंत्र नहीं देता है। यह बात नेताओं को, आम जन को समझनी चाहिए। वे खुद ही ऐसा माहौल खराब करते रहते हैं। क्या अब मान लेना चाहिए कि सत्ता की भूख कुछ भी नैतिक अनैतिक नहीं दिख पाती है, इसलिए भावनाएं भड़काकर सत्ता सुख लूटने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। खेद का विषय है कि एक भी दल इससे बच नहीं पा रहा है। जन मन जनतंत्र में मतभेद स्वाभाविक है। देश का आम जन और वोटर अभी तक नहीं जान पाया है कि चुनावों के हसीन सपने अलग बात है, पर सत्ता में आने पर सेवा, जन कल्याण और समस्या निवारण कहने की बातें रह गई हैं। सत्ता के इर्द गिर्द शायद कुछ ऐसा कुछ सार्थक करने नहीं देता। वह क्या है? सब कुछ जानते हुए भी चुप्पी ओढ़े तटस्थ होने का ढोंग बुद्धिजीवी करते रहते हैं। और लगता है कि जैसे भी इस पाप में शामिल हैं, बुद्धिजीवी लोकतंत्र को एक अंधेरे गड्ढे में जाते हुए चुपचाप देखते हैं। फिर भविष्य कैसा हुआ सोचा जा सकता है। पावर, पॉलिटिक्स और पैसा का खेल अब बेलगाम हो गया है। सरकार भले ही बदलें, चेहरे भले ही बदलें, पर प्रवृत्ति नहीं बदल रही है। कालिख, जूते, गालियां का होना लोकतंत्र में सही नहीं है। पर ऐसी स्थिति आती क्यों है, इस पर छानबीन की जरूरत है। भविष्य में लोकतंत्र के लिए खतरनाक दौर का संकेत है। तो इस टाइप से बहुत ही शानदार जो एडिटोरियल संपादकीय हैं, आज अपन ने इनका डिस्कस किया, आज इनको पढ़ा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।